मिलेनियम भारत बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या माथुर नई दिल्ली से और आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज चैनल 24। आज मैं आपको दुनिया भर की ताज़ा और अहम खबरों से रूबरू करवाने जा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। तुर्की की नींद उड़ाने वाला भारत और ग्रीस नौसेना के बीच भूमध्य सागर में पहला अभ्यास खत्म। बुलेट ट्रेन की तारीखों का हुआ ऐलान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले किफायती रहेगा टिकट। पितृपक्ष 2025 राष्ट्रपति मुर्मू ने गयाजी में पुरखों की आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया पिंडदान। भारतीय सेना ने पाकिस्तान बॉर्डर पर किया अमोघ फ्यूरी अभ्यास, दुश्मन को दिया कड़ा संदेश। अमेरिका के H-1B वीजा मामले पर भारत ने जताई चिंता, विदेश मंत्रालय का बयान आया सामने। भारत अमेरिका ट्रेड डील, ट्रंप प्रशासन से बातचीत के लिए जल्द अमेरिका जाएंगे पीयूष गोयल, सूत्र। जुबीन गर्ग की मौत पर असम में 3 दिन का शोक, ऑर्गेनाइजर्स पर FIR, पढ़े अब तक के बड़े अपडेट्स। बाजार में अचानक जोरदार उछाल, दिग्गज शेयरों ने दिखाई मजबूती, सेंसेक्स 800 अंक चढ़ा। कृषि मशीनरी पर GST कम, किसानों की लागत घटेगी, ट्रैक्टर से लेकर थ्रेसर तक किस मशीन पर कितने घटेंगे दाम। सितंबर में अब तक 4 डिग्री नीचे रहा तापमान, बारिश ने तोड़ा 37 साल का रिकॉर्ड। POK के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान की नई चाल, भारतीय एजेंसियों ने की बेनकाब। दिवाली पर स्वदेश वापसी कैंसिल, शादियां रद्द, ट्रंप के वीजा बम से मची अफरा तफरी, जाने भारत ने क्या कहा। सेल्फ डाउट में रहते थे ऋतिक रोशन, इस एक्ट्रेस ने दिलाया स्टार बनने का यकीन, 50 की उम्र में है सिंगल। सिनेमा घरों में रिलीज होने में 6 दिन बाकी, फिर भी 98वें ऑस्कर अवार्ड्स में भारत की ऑफिशियल एंट्री बनी ये फिल्म। पूनम पांडे ही बनेगी मंदोदरी, विवाद के बीच लव कुश रामलीला कमेटी का ऐलान, बताई वजह। चलिए विस्तार से जानते हैं। भारतीय नौसेना और ग्रीस की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भूमध्य सागर में संपन्न हुआ। ये अभ्यास भारत और ग्रीस के बीच रक्षा सहयोग के नए अध्याय का प्रतीक बन गया है। खासकर इस अभ्यास का महत्व तब और बढ़ जाता है जब भारत ने तुर्की के दुश्मन कहे जाने वाले ग्रीस के साथ पहली बार अभ्यास किया। इससे तुर्की की नींद उड़ाना तय है। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया। 13 से 17 सितंबर तक सलामिस नौसैनिक अड्डे पर बंदरगाह चरण हुआ। इसके बाद 17 और 18 सितंबर को समुद्री चरण आयोजित किया गया। इसमें भारतीय नौसेना की ओर से मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट INS श्रीकांत ने भाग लिया। बंदरगाह चरण में दोनों नौसेनाओं ने अपनी आपसी समझ और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इस दौरान जहाजों का परस्पर दौरा, चालक दल के बीच पेशेवर बातचीत और ग्रीस नौसेना के फ्रिगेट HS थेमिस्टोकल्स पर आयोजित प्री सेल कॉन्फ्रेंस जैसे कार्यक्रम हुए। INS श्रीकांत पर सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जिसमें ग्रीस में भारत के राजदूत रुड्रेन टंडन, सलामिस नौसैनिक अड्डे के कमांडर कोमोडोर स्पायरोडिन मेंटिस और वरिष्ठ नौसेना अधिकारी अपने परिवारों सहित उपस्थित रहे। इस अवसर पर भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा INS श्रीकांत के दल ने एथेंस स्थित एक्रोपोलिस का भी भ्रमण किया। समुद्री चरण में दोनों नौसेनाओं ने जटिल और उच्च स्तरीय अभ्यासों में भाग लिया। इसमें रात के VBSM ऑपरेशन, विजिट बोर्ड सर्च और सीज, समुद्र में ईंधन भराई, संयुक्त पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास, समन्वित तोपों से फायरिंग और कॉर्ड्स हेलीकॉप्टर संचालन शामिल थे। इन अभ्यासों ने दोनों नौसेनाओं की इंटरऑपरेटिबिलिटी और पेशेवर दक्षता को नई ऊंचाई दी। इससे पहले द्विपक्षीय अभ्यास ने भारत और ग्रीस के बीच बढ़ते सामरिक तालमेल और समुद्री सुरक्षा में साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। दोनों देश वैश्विक समुद्री क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और स्वतंत्र नौवहन सुनिश्चित करने के लिए समान दृष्टिकोण रखते हैं। वैसे भी भारत के खिलाफ तुर्की पाकिस्तान की लगातार मदद कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन भेजे, लेकिन फिर भी वह भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ग्रीस के साथ तुर्की का पुराना विवाद है। समुद्री सीमा और द्वीप को लेकर दोनों देशों के बीच आए दिन तनाव होता ही रहता है। गौरतलब है कि दोनों नाटो के सदस्य हैं, पर ऐसा लगता है कि कभी भी दोनों के बीच जंग हो सकती है। ऐसे में भारत का ग्रीस के साथ रणनीतिक संबंध को और मजबूत करना तुर्की को कतई रास नहीं आने वाला है। बुलेट ट्रेन से सफर करने का सपना जल्द साकार हो
सकता है। अगर सब कुछ सही रहा तो सूरत से बिलीमोरा तक बुलेट ट्रेन का पहला सेक्शन साल 2027 तक शुरू हो जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार 20 सितंबर को मुंबई में इसका ऐलान किया। 2029 में पूरा होगा बुलेट ट्रेन का काम, आम लोग कर सकेंगे सफर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घनसौली और शिलफाटा के बीच बने 5 किलोमीटर लंबे टनल के ब्रेक थ्रू ब्लास्ट के मौके पर कहा, सूरत से बिलीमोरा तक बुलेट ट्रेन का पहला खंड 2027 में शुरू होगा। इसके बाद 2028 में ठाणे और 2029 में मुंबई तक पूरे कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन चलेगी। बुलेट ट्रेन किफायती किराए के साथ मध्यम वर्ग की जरूरतों को पूरा करेगी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में पीक ओवर के दौरान हर आधे घंटे पर ट्रेन सर्विस रहेगी। दूसरे चरण में संचालन स्थिर होने पर हर 20 मिनट में सेवा मिलेगी, लेकिन पूरे सेक्शन पर काम कंप्लीट होने के बाद हर 10 मिनट पर यात्रियों को ट्रेन मिलेगी। उत्पादकता और कारोबार बढ़ेगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आनंद, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वापी और मुंबई को जोड़कर एक बड़ा आर्थिक कॉरिडोर बनाएगा। इससे एकीकृत बाजार तैयार होंगे और उद्योगों की तेजी से बढ़ोतरी होगी। साथ ही यह प्रोजेक्ट ज्ञान के आदान प्रदान और आर्थिक जुड़ाव को भी बढ़ावा देगा। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, शुरुआती निवेश से कहीं ज्यादा आर्थिक लाभ मिलेगा क्योंकि उत्पादकता बढ़ेगी और कारोबार का विस्तार होगा। इससे पहले बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत मुंबई और ठाणे के बीच समुद्र के नीचे बन रही 21 किलोमीटर लंबी टनल का पहला हिस्सा बनकर तैयार हो गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद घनसौली और शिलफाटा के बीच बने 4.88 किलोमीटर लंबे टनल का ब्रेक थ्रू ब्लास्ट किया। ये पूरे प्रोजेक्ट के लिए बहुत अहम उपलब्धि है जो सुरक्षा और रेस्क्यू टनल के तौर पर काम करेगा। भारत को मिलेगी नई पीढ़ी की बुलेट ट्रेन। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जापान के उप मंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल से हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने प्रोजेक्ट की प्रगति पर संतोष जताया। बैठक में जापान की नई पीढ़ी की बुलेट ट्रेन E10 शिंकानसेन ने भारत में लाने पर चर्चा हुई। जापान ने ये आधुनिक ट्रेन प्रणाली भारत को देने पर सहमति जताई है। कितना हुआ अब तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में 508 किलोमीटर से 321 किलोमीटर वायडक्ट और 398 किलोमीटर पेयर का काम पूरा हो चुका है। अब तक 17 नदी पुल और 9 स्टील ब्रिज भी बनकर तैयार हो गए हैं। लगभग 206 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 4 लाख से ज्यादा नॉइज बैरियर लगाए जा चुके हैं और इसी हिस्से में ट्रैक बेड का निर्माण भी पूरा हो चुका है। 2000 से अधिक OHA मास्क लगाए गए हैं जो लगभग 48 किलोमीटर मुख्य लाइन वायडक्ट को कवर करते हैं। पालघर जिले में 7 पर्वतीय सुरंगों की खुदाई का काम जारी है। वहीं गुजरात के सभी स्टेशनों पर अधिरचना का काम अंतिम चरण में है। तीनों एलिवेटेड स्टेशनों पर काम शुरू हो चुका है और मुंबई के भूमिगत स्टेशन पर बेस स्लैब कास्टिंग का काम तेजी से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को देश और दुनिया में मोक्ष स्थली के रूप में चर्चित बिहार के गयाजी पहुंची। यहां उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति की कामना के साथ पिंडदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विशेष विमान से पहुंची। इसके बाद सड़क मार्ग से विष्णुपद मंदिर पहुंची। गया हवाई अड्डे पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति के पिंडदान के लिए जिला प्रशासन के जरिए विष्णुपद मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्था की गई और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। गयापाल पुरोहित राजेश लाल कटरियाल ने वैदिक क्रियाओं के साथ कर्मकांड कराया। उन्होंने पूरी विधि विधान के साथ पिंडदान किया। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर विष्णुपद मंदिर और आसपास के इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मुकेश अंबानी भी पहुंचे थे गयाजी। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को प्रसिद्ध व्यवसायी मुकेश अंबानी भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गयाजी पहुंचे थे और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति को लेकर पिंडदान किया था। प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सनातन धर्म की परंपराओं के अनुसार अपने पितरों के मोक्ष तथा शांति के लिए पिंडदान करने के लिए गयाजी आते हैं। यहाँ विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी, अक्षयवट एवं अन्य कई पवित्र स्थानों पर स्थित वेदियों पर श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। पिंडदान के पीछे है ये मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य की आत्मा इस भौतिक जगत में ही विचरण करती रहती है। केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा अमर रहती है। यदि व्यक्ति का परिवार पिंडदान करता है तो उस आत्मा को इस लोक से मुक्ति मिलती है और वो सदैव के लिए बंधनों से मुक्त हो जाती है। पितृपक्ष में देश विदेश से हजारों पिंडदानी अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए गयाजी पहुंचते हैं। पिंडदानियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से व्यापक तैयारी की गई है। पितृपक्ष मेला 21 सितंबर तक चलेगा। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में इस बार अद्भुत दृश्य देखने को मिला जब रूस और यूक्रेन
यूक्रेन जैसे युद्धरत देशों के श्रद्धालु एक साथ बैठकर पितरों की आत्म शांति के लिए पिंडदान करते दिखे। गुरुवार को फल्गु नदी तट पर स्थित देवघाट पर रूस, यूक्रेन, अमेरिका और स्पेन से आए कुल 17 विदेशी श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पिंडदान तथा तर्पण किया। गयापाल पंडा मनोज लाल टैया के नेतृत्व में संपन्न हुआ यह अनुष्ठान 3 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल हुई। विदेशी श्रद्धालुओं ने बताया कि गयाजी का विष्णुपद मंदिर और पितृपक्ष मेला हिंदू संस्कृति का जीवंत प्रतीक है, जहां आकर वे भारतीय परंपरा को आत्मसात कर पा रहे हैं। मोक्ष नगरी में आस्था का अनोखा संगम। युद्ध के विभीषिका के बीच रूस और यूक्रेन के नागरिकों का एक साथ बैठकर पिंडदान करना न सिर्फ अद्भुत दृश्य रहा, बल्कि ये इस बात का प्रतीक भी है कि आस्था और संस्कृति की ताकत सीमाओं और परिस्थितियों से भी ऊपर होती है। ये अनोखा संगम गयाजी की मोक्ष नगरी में पितरों के उद्धार की अनंत परंपरा की ओर भी जीवंत कर गया। पाकिस्तान सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर राजस्थान के थार मरुस्थल से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सप्त शक्ति कमान ने अमोघ फ्यूरी नामक महाअभ्यास किया। इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइजेज में सेना ने अपनी ताकत दिखाई। ये अभ्यास भारतीय सेना की युद्ध क्षमता, समन्वय और ऑपरेशनल तैयारियों का जीवंत प्रदर्शन रहा। इस उच्च तीव्रता वाले फायर पावर एक्सरसाइज ने विभिन्न फायरिंग प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतरीन समन्वय और तालमेल प्रदर्शित किया। भारतीय सेना ने बहुक्षेत्रीय युद्ध परिदृश्य मल्टी डोमेन में अपनी तत्परता दिखाते हुए सैनिकों की त्वरित तैनाती, आक्रामक जमीनी कार्रवाइयों और संयुक्त युद्ध अभियानों का प्रदर्शन किया। अमोघ फ्यूरी का उद्देश्य वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में सेना की युद्ध क्षमता, समन्वय और परिचालन तैयारियों का परीक्षण करना था। इस सैन्य अभ्यास में युद्धक टैंक, इन्फेंट्री, कॉम्बैट वाहन, अटैक हेलीकॉप्टर, लंबी दूरी तक मार करने वाले आर्टिलरी सिस्टम, ड्रोन और अन्य अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों ने हिस्सा लिया। इन हथियारों और प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतरीन समन्वय और तालमेल ने आधुनिक युद्ध की जरूरतों के अनुरूप भारतीय सेना की ताकत का प्रदर्शन किया था। अभ्यास के दौरान नेटवर्क स्थापित, संचार, कमान, नियंत्रण संरचना, साथ ही व्यावसायिक समय निगरानी और लक्ष्य साधन प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया। इसके जरिए साझा परिचालन चित्रण, कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर तैयार किया गया, जिसे सभी स्तरों पर सहजता से साझा किया गया। इन क्षमताओं के परीक्षण से आधुनिक युद्ध क्षेत्र में उभरते खतरों का प्रभावी रूप से सामना करने की क्षमता और अधिक मजबूत हुई है। अमोघ फ्यूरी भारतीय सेना की संयुक्तता, तकनीकी एकीकरण और बहुक्षेत्रीय युद्ध परिदृश्यों में उच्च स्तरीय ऑपरेशनल रेडीनेस का सशक्त प्रमाण है। सेना ने इस अभ्यास के जरिए यह भी संदेश दिया कि वो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब वह आधुनिक तकनीक और रणनीति का इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ किसी भी चुनौती से भरे हालात में बखूबी करने में सक्षम है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारतीय सेना के जवानों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो गई है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना और आतंकियों के बीच शुक्रवार रात को 8 बजे मुठभेड़ शुरू हुई थी और अभी तक जारी है। भारतीय सेना ने बताया कि शुक्रवार की रात किश्तवाड़ जिले में अचानक से आतंकियों ने गोलीबारी कर दी, जिस पर सेना के जवानों ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। दोनों ओर से गोलियां चल रही हैं। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। भारत के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि अमेरिका H-1B वीजा शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि से परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि सरकार इस कदम के असर का आकलन कर रही है और उम्मीद है कि अमेरिकी अधिकारी इस मामले को सुलझाएंगे। जायसवाल ने कहा, सरकार ने अमेरिकी H-1B वीजा कार्यक्रम पर प्रस्तावित प्रतिबंधों से संबंधित रिपोर्ट देखी है। इसका पूरा असर क्या होगा, इसका अध्ययन सभी पक्षों द्वारा किया जा रहा है। इसमें भारतीय उद्योग भी शामिल हैं, जिन्होंने पहले ही एक प्रारंभिक विश्लेषण पेश कर दिया है। प्रवक्ता ने यह भी जोड़ा कि इस वृद्धि के मानवीय परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि इससे परिवारों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिकी अधिकारी इन समस्याओं का उचित समाधान निकालेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदकों पर $1 लाख लगभग 88 लाख रुपए का शुल्क लगाने वाले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप का कहना है कि यह शुल्क ये सुनिश्चित करेगा कि देश में आने वाले लोग वास्तव में अत्यधिक कुशल हों और अमेरिकी कर्मचारियों की जगह न लें। उन्होंने कहा, हमें कामगारों की जरूरत है, हमें बेहतरीन कामगारों की जरूरत है और इससे यह सुनिश्चित होगा कि हमें ऐसे ही लोग मिलें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर भारी भरकम फीस का ऐलान किया है। इसके बाद अब H-1B वीजा की नई फीस $1 लाख यानी 88 लाख रुपए हो गई है। इसके बाद व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने स्पष्टीकरण दिया कि ये H-1B वीजा की सालाना नहीं बल्कि वन टाइम फीस है, जो
जो केवल नए पिटीशन पर ही लागू होगी। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि जिन लोगों के पास वर्तमान में H-1B वीजा है या जो H-1B वीजा धारक हैं, उन्हें $1 लाख की फीस का भुगतान नहीं करना है। ये वीजा धारक सामान्य तरह से अमेरिका में आ सकते हैं या फिर अमेरिका से जा सकते हैं। लागू किया गया नया आदेश केवल नए आवेदन और अभी चल रही लॉटरी सिस्टम पर ही लागू होगा, न कि वीजा के रिन्यूअल या फिर मौजूदा धारकों पर। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर उम्मीदें कायम हैं। मिलेनियम को सरकारी सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापार वार्ता के लिए अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं। साथ ही सूत्रों ने बताया कि पीयूष गोयल के वार्ता के लिए अगले कुछ दिनों में ही जल्द अमेरिका के लिए रवाना होने की उम्मीद की जा रही है। सूत्रों ने मिलेनियम को बताया कि पीयूष गोयल की अमेरिकी यात्रा का कार्यक्रम जल्द ही जारी हो सकता है। उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका के मुख्य वार्ताकारों के बीच महत्वपूर्ण दौर की वार्ता के बाद पीयूष गोयल की अमेरिका की यात्रा निर्धारित की गई है। व्यापार समझौते के प्रयासों को तेज करने का निर्णय भारत अमेरिका के शीर्ष व्यापार वार्ताकारों ने मंगलवार को पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को शीघ्र संपन्न करने के प्रयासों को तेज करने का निर्णय लिया। बता दें कि भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के अधिकारियों और विशेष सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के बीच मंगलवार को बातचीत हुई थी और इसे रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर उठे तनाव के खत्म होने की उम्मीद बढ़ी थी। नवारो ने भी कहा था, बातचीत की मेज पर आ रहा है भारत। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भी हाल ही में कहा कि भारत बातचीत की मेज पर आ रहा है। नवारो की यह टिप्पणी उस समय आई जब द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भारतीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए अमेरिकी टीम भारत पहुंची। गौरतलब है कि प्रस्तावित व्यापार समझौते पर दोनों देशों के बीच अब तक 5 दौर की वार्ता हो चुकी है। वार्ता का छठा दौर 25 से 29 अगस्त के बीच होना था, लेकिन अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद इसे टाल दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता का विश्वास जीता। पीयूष गोयल बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने जनता का विश्वास जीता है। एक निडर और साहसी नेता जिसने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में आने वाले अमृतकाल के 22 वर्षों में देश नई ऊंचाइयों तक जाएगा, एक विकसित भारत, समृद्ध भारत के रूप में उभरेगा। कैसे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को महत्व देना, कैसा जिम्मेदार नेतृत्व हो, कैसे उद्योग जगत को और बल देना, उद्योग जगत को साझेदार के तौर पर देश के विकास में साथ देखना, पीएम मोदी ने हमेशा जनता पर विश्वास किया है। मशहूर बॉलीवुड सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामलों में असम पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इस मामले में जुबिन गर्ग के मैनेज से भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। इस मामले में असम पुलिस ने मोरीगांव में मामला दर्ज किया है। जुबिन गर्ग की मौत पर असम सरकार ने 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। असम के रॉकस्टार कहे जाने वाले जुबिन की मौत से उनके फैंस सदमे में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई सहित कई लोगों ने जुबिन की मौत पर शोक जताया है। जुबिन 52 साल के थे। वो सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे। पीएम मोदी ने भी जताया था दुख। जुबिन गर्ग के निधन पर पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा, लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग के आकस्मिक निधन पर मैं स्तब्ध हूं। उन्हें संगीत में उनके अमूल्य योगदान के लिए याद किया जाएगा। उनकी प्रस्तुतियां सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए बेहद लोकप्रिय थी। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। स्कूबा ड्राइविंग के दौरान बिगड़ी थी जुबिन की तबीयत। जुबिन गर्ग की शुक्रवार को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान मौत हो गई। सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजकों ने बताया कि स्कूबा डाइविंग के दौरान गर्ग को चोटें आई और उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जुबिन के मामले में क्या हुआ? जुबिन के मामले में बताया गया कि स्कूबा डाइविंग करते समय अचानक उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत सीपीआर दिया गया। साथ ही उन्हें सिंगापुर जनरल अस्पताल ले जाया गया। उन्हें बचाने के तमाम प्रयासों के बावजूद अपराह्न लगभग 2:30 पर आईसीयू में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ये बात आयोजकों ने दी है। असम और पूरे उत्तर पूर्व में जुबिन गर्ग संगीत के सुपरस्टार माने जाते थे। उन्होंने न केवल असमिया संगीत को नई ऊंचाई दी, बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी आवाज से पहचान बनाई। 2006 की फिल्म गैंगस्टर के गाने या अली से उन्होंने देश भर में पहचान मिली।
ऐसे में उनके अचानक चले जाने से न सिर्फ असम बल्कि पूरे देश का संगीत जगत सदमे में है। गुवाहाटी की सड़कों पर उमड़ी भीड़ इस बात का सबूत है कि जुबिन गर्ग केवल गायक ही नहीं बल्कि करोड़ों दिल की धड़कन थे। टाटा कैपिटल को भारतीय बाजार रेगुलेटर यानी सेबी से शेयर बाजार में उतरने की मंजूरी मिलने के एक महीने से कुछ ज्यादा समय में इस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ने सोमवार को अनिवार्य लिस्टिंग के लिए अपने अपडेटेड ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल कर दिए हैं। इस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के आईपीओ में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड 23 करोड़ शेयर बेचेगी, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 3.58 करोड़ शेयर और बेचेगा। कंपनी नई पूंजी जुटाने के जरिए 21 करोड़ शेयर भी जारी करेगी। मिलेनियम प्रॉफिट ने पहले ही इस ऑफर के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी थी। वर्तमान में टाटा सन्स के पास इस एनबीएफसी में पूरी तरह से डाइल्यूटेड आधार पर 88.6% हिस्सेदारी है, जबकि टाटा समूह की अन्य कंपनियों के पास 7% हिस्सेदारी है। आईएफसी के पास वर्तमान में कंपनी में 1.8% हिस्सेदारी के बराबर 7.16 करोड़ शेयर हैं। आईपीओ के पैसे का इस्तेमाल टाटा कैपिटल का प्रस्ताव है कि नए पब्लिक इश्यू से प्राप्त राशि का उपयोग अपने टियर 1 पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए किया जाए, ताकि व्यवसाय के विकास से उत्पन्न होने वाली भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं, जिसमें आगे उधार देना भी शामिल है, को पूरा किया जा सके। कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, बीएनपी पारिबा, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इस निर्गम के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। टाटा कैपिटल ने बाजार में अपनी शुरुआत से पहले कोई प्री आईपीओ प्लेसमेंट की योजना नहीं बनाई है। आईपीओ की राह पिछले महीने टाटा कैपिटल के बोर्ड ने राइट्स इशू के जरिए 1752 करोड़ रुपए और बॉन्ड के जरिए 30,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की मंजूरी दी थी। इससे पहले कंपनी ने फरवरी के अंत में राइट्स इशू के जरिए 1500 करोड़ रुपए जुटाए थे। टाटा सन्स ने अपनी पूरी हिस्सेदारी खरीद ली, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन सहित अन्य छोटे शेयरधारकों ने भी इसमें भाग लिया। कंपनी ने कहा कि वो इस राशि का इस्तेमाल आगे और उधार देने और अपने लेवरेज रेशियो में सुधार के लिए करेगी। मिलेनियम प्रॉफिट ने पिछले महीने बताया था कि टाटा कैपिटल ने गोपनीय रूप से दायर किए गए ड्राफ्ट पेपर्स को देश के मार्केट रेगुलेटर ने मंजूरी दे दी है। टाटा समूह की वित्तीय सेवा शाखा लंबे समय से पब्लिक लिस्टिंग की तैयारी कर रही थी और टाटा मोटर्स फाइनेंस के साथ विलय के लिए एनसीएलटी की मंजूरी मिलने के बाद बाजार नियामक के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल करने की योजना बना रही थी। लिस्टिंग के बाद टाटा कैपिटल सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली टाटा समूह की 17वीं कंपनी होगी। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए टाटा की वित्तीय सेवा शाखा ने 3655 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 3327 करोड़ रुपए से अधिक है, जबकि इसकी आय 18,175 करोड़ रुपए से बढ़कर 28,313 करोड़ रुपए हो गई है। केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रीकरण संघ, कृषि मशीनरी निर्माता संघ, अखिल भारतीय कंबाइन हार्वेस्टर निर्माता संघ और पावर टिलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया सहित अन्य संबंधित संगठनों से आग्रह किया गया है कि 22 सितंबर से जीएसटी की घटी हुई दरों का सीधा लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों तक पहुंचाने के लिए वो गंभीरता से जरूरी पहल करे। जीएसटी दरों में बदलाव के बाद ट्रैक्टर सस्ते। दिल्ली में शुक्रवार को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि यंत्रीकरण से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि जीएसटी की घटी हुई दरों के लागू होने के बाद ट्रैक्टर 35 HP अब 41,000 रुपए सस्ता होगा। ट्रैक्टर 45 SP 45,000 रुपए सस्ता मिलेगा। वहीं ट्रैक्टर 50 HP अब 53,000 रुपए और ट्रैक्टर 75 HP अब 63,000 रुपए की बचत होगी। बागवानी व निराई गुड़ाई करने वाले छोटे ट्रैक्टरों पर भी बचत होगी। छोटे से लेकर बड़े ट्रैक्टर्स पर जीएसटी दरों में कमी के बाद कीमतें कम होंगी। कृषि से जुड़ी और कौन सी चीजें हो जाएंगी सस्ती? कृषि में इस्तेमाल होने वाली कई और मशीनरी भी जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद सस्ती हो जाएंगी। कृषि मंत्रालय के मुताबिक धान रोपण यंत्र 4 पंक्ति वॉक बिहाइंड की कीमत 15,400 रुपए घट जाएगी। 4 टन प्रति घंटा क्षमता वाली बहुफसली थ्रेसर 14,000 रुपए सस्ता होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक पावर वीडर 7.5 HP की कीमत 5,495 रुपए कम होगी। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल 11 टाइन अब 10,500 रुपए सस्ता मिलेगा। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल 13 टाइन 3,220 रुपए कम कीमत में मिलेगा। हार्वेस्टर कंबाइंड पर अब 4,375 रुपए की
बचत होगी। वहीं 14 फीट कटर बार का दाम सीधे 1,87,500 रुपए कम होगा। स्ट्रॉ रीपर 5 फीट अब 21,875 रुपए सस्ता मिलेगा। सुपर सीडर 8 फीट खरीदने पर 16,000 रुपए बचेंगे। हैप्पी सीडर दस्टाइन 10,625 सस्ता होगा। रोटोवेटर 6 फीट खरीदने पर 7,000, स्क्वायर बेलर 6 फीट खरीदने पर 93,000, मल्चर 8 फीट पर 11,562 रुपए की बचत होगी। न्यूमेटिक प्लांटर 4 पंक्ति 32,812 रुपए कम में मिलेगा। वहीं ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर 400 लीटर क्षमता भी 9,375 रुपए सस्ता मिलेगा। नई जीएसटी दरों से किसानों को बड़ा लाभ। ट्रैक्टर पर बचत 41,000 से 63,000 तक, पावर टिलर पर बचत 11,875, सीड ड्रिल पर बचत 3,220 से 4,000, मल्टी क्रॉप थ्रेशर पर बचत 14,000, हार्वेस्टर पर बचत 1,87,000, स्ट्रॉ रीपर पर बचत 21,875, बेलर पर बचत 93,750। जीएसटी दर में बदलाव से किसानों को राहत। कृषि मंत्रालय के मुताबिक किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाना जरूरी है और उत्पादन की लागत भी कम करना महत्वपूर्ण होगा। कृषि यंत्रीकरण दोनों ही स्थितियों में जरूरी है, उत्पादन बढ़ाने के लिए भी और उत्पादन की लागत कम करने के लिए भी। मशीनें जरूरी हैं, चाहे ट्रैक्टर हो, थ्रेशर हो, पावर टिलर हो या छोटी मशीनें, सभी खेती में आवश्यक हैं। ऐसे में जीएसटी की दरों में कटौती से उत्पादन की लागत कम करने में मदद मिलेगी और कीमतें सस्ती होने से ज्यादा किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए इनका ज्यादा इस्तेमाल भी कर सकेंगे। किसानों को जागरूक करने की पहल। कृषि मंत्रालय ने किसानों तक जीएसटी के दरों में सुधारों के लाभ की जानकारी पहुंचाने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों से व्यापक प्रसार प्रचार भी करने का फैसला किया ताकि किसान जागरूक हो सके। 3 अक्टूबर 2025 से रबी फसल के लिए शुरू होने जा रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान के दूसरे चरण के दौरान भी जीएसटी कम होने से लाभ की जानकारी किसानों तक पहुंचने की कोशिश होगी। इस साल मानसून की शुरुआत से पहले इस बात की चर्चा हो रही थी कि पर्याप्त बारिश होगी या नहीं, लेकिन मानसून में बादल ऐसे बरसे कि पहाड़ी राज्यों में तबाही का मंजर दिखा। वहीं मैदानी राज्यों में भी बाढ़ ने परेशानी बढ़ाई। इस भारी मानसूनी बारिश के बीच सितंबर में तापमान में काफी उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार इस महीने का सबसे ज्यादा दैनिक अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि पिछले साल सितंबर के उच्च तापमान 40.1 डिग्री से काफी कम है। औसत अधिकतम तापमान भी औसत से नीचे। सितंबर का औसत अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य औसत 34.1 से थोड़ा नीचे है। इस महीने कुल बारिश 137.11 मिलीमीटर दर्ज की गई। इस महीने 8 दिनों तक बारिश हुई और दौरान सर्वाधिक बारिश कम से कम 45 मिलीमीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 7 से 17 सितंबर के बीच कई दिनों तक सूखे हालात बने रहे, जिससे दिन का तापमान अचानक बढ़ गया। यानी बारिश वाले दिनों में ठंडक और नमी रहे, जबकि बारिश न होने पर दिन का पारा ऊपर चढ़ गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार लगातार बारिश के बावजूद इस तरह के छोटे छोटे ड्राई स्पेल तापमान को प्रभावित करते हैं और वातावरण को असहज बना देते हैं। 37 साल में सबसे ज्यादा बारिश। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक इस साल उत्तर भारत में मानसून से अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। जून से सितंबर तक का औसत बारिश का डेटा 741.4 मिलीमीटर पहुंच गया है, जो बीते 37 वर्षों में सबसे ज्यादा है। ये 1950 के बाद से तीसरा सबसे ऊंचा स्तर है। इस बार उत्तर भारत में सामान्य से 31.5% ज्यादा बारिश हुई। खास बात यह रही कि इस बार जून से लेकर सितंबर तक चारों महीनों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। ऐसा हाल 1978 के बाद पहली बार देखा गया है। तो फिर दक्षिण से ज्यादा उत्तर में बरसेंगे बादल। जून में सामान्य से 42.2% अधिक, जुलाई में 13% ज्यादा, अगस्त में 34% अतिरिक्त और सितंबर में 62% अतिरिक्त बारिश होनी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये रुझान सितंबर के अंत तक बना रहा तो उन दुर्लभ मौकों में से एक होगा जब उत्तर भारत में बारिश दक्षिण भारत से भी ज्यादा दर्ज होगी। इस भारी वर्षा का असर खेत खलिहानों से लेकर शहरों तक दिखा है। एक तरफ जहां किसानों के लिए जल स्तर और सिंचाई की स्थिति बेहतर हुई है, वहीं कई इलाकों में बाढ़ ने परेशानी बढ़ा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान नए तरीके से खेल रहा है। सऊदी अरब के साथ सैन्य गठजोड़, अमेरिका और चीन के साथ साथ नए समीकरण बनाने के बीच पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ भी नई रणनीति पर काम कर रहा है। मिलेनियम को इसे लेकर नए सबूत मिले हैं। सूत्रों और तस्वीरों से पुष्टि होती है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन, खासकर जैश ए मोहम्मद और हिजबुल्लाह मुजाहिदीन, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रणनीति के तहत अपने कैंप ट्रांसफर कर रहे हैं। हालांकि ये निर्णय ये भी दर्शा
दर्शाता है कि अब आतंकी संगठन पीओके को असुरक्षित मानने लगे हैं, जबकि इसकी भौगोलिक स्थिति और अफगान सीमा से निकटता के कारण उन्हें अधिक फायदा पहुंचाता है। मानसेहरा नया ठिकाना, आतंकवादियों को पाकिस्तान सुरक्षित पनाह के रूप में मानसेहरा भेज रहा है। मानसेहरा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हजारा डिवीजन में स्थित है। हाल ही में यहां जैश-ए मोहम्मद ने वास्तव में भारत पाकिस्तान मैच शुरू होने से लगभग 7 घंटे पहले एक सार्वजनिक भर्ती अभियान का आयोजन किया था। 14 सितंबर को मानसेहरा में यह भर्ती की गई। दिलचस्प बात यह है कि भर्ती अभियान पाकिस्तानी पुलिस की सुरक्षा में चलाया गया। लोअर डीजीआर में भी एक कैंप, खैबर पख्तूनख्वा के लोअर डीजीआर में हिजबुल्लाह एक नया ट्रेनिंग कैंप बना रहा है। इसका नाम HM-313 है। मिलेनियम ने भारतीय खुफिया एजेंसियों के एक डोजियर को विशेष रूप से एक्सेस किया है, जिसमें न केवल विवरण दिया गया बल्कि पाकिस्तान की इन साजिशों के विभिन्न स्थानों की तस्वीरें और वीडियो भी हैं। पाकिस्तानी आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और सेना के समर्थन से देश के पश्चिम में अंदरूनी इलाकों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा में अब अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। पेशावर भी आतंकियों का गढ़ है। आप नक्शे पर देख सकते हैं कि ये कहां स्थित है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप बनाए जा रहे हैं। जैश ए मोहम्मद यहां एक बड़े आयोजन की योजना बना रहा है। ये आयोजन मसूद के भाई की हत्या की याद में आयोजित किया जा रहा है और इस आयोजन का आयोजन अल माराबुन के नाम से किया जा रहा है। मिलेनियम को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी आतंकी समूह खासकर जैश ए मोहम्मद अब खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में विशाल रैली करने जा रहा है। 25 सितंबर को ये अल मरीबेथून के नेतृत्व में रैली होगी। ये जैश ए मोहम्मद का नया नाम है, एक नया गढ़ा हुआ नाम। जैश ए मोहम्मद पर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने बहुत लंबे समय से प्रतिबंध लगा रखा है और इसलिए आगे किसी भी तरह के प्रतिबंधों से बचने के लिए ये नाम बदला गया है। पाकिस्तानी सरकार अपने सहयोगियों से दान राशि इकट्ठा करने के लिए नाम परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा हिजबुल्लाह मुजाहिदीन अपने कैडर को ट्रेनिंग देने और अन्य उद्देश्यों के लिए तेजी से खैबर पख्तूनख्वा भेज रहा है। साफ है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ फिर कुछ खतरनाक प्लान कर रहा है। सऊदी, चीन, अमेरिका क्या करेंगे? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में कम से कम 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों को भारतीय वायुसेना ने नष्ट कर दिया। हम इस समय यह भी दावा कर सकते हैं कि यह ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सशस्त्र बलों के डर के कारण कि वे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर भेजे जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लॉन्च पैड बने रहेंगे, क्योंकि इन लॉन्च पैड्स का इस्तेमाल वर्षों से भारत में घुसपैठ के लिए किया जाता रहा है। भारत की खुफिया एजेंसियां और सेना पाकिस्तान की सभी चालबाजियों पर नजर बनाए हुए हैं। अब देखना यह है कि भारत से दोस्ती का नया सिलसिला शुरू करने वाले चीन और अमेरिका क्या इसके बाद भी पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को जारी रखते हैं या उसे अलग थलग करते हैं। वहीं भारत का रणनीतिक सहयोगी सऊदी अरब इस पर क्या रुख अपनाता है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कार्य वीजा पर $1 लाख का भारी भरकम शुल्क लगाने के आदेश के कुछ ही घंटों बाद शनिवार को अमेरिका में H-1B वीजा पर रहे भारतीयों में दहशत, भ्रम की स्थिति और चिंता व्याप्त हो गई। कई भारतीयों ने भारत यात्रा की अपनी योजनाएं रद्द कर दी। भारत जाने वाले विमानों में सवार होने के इंतजार में बैठे कई लोगों ने आखिरी समय में अपनी यात्रा की योजनाएं रद्द कर दी। वहीं भारत में पहले से मौजूद कई लोग स्पष्टता के अभाव में लौटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ट्रंप ने शुक्रवार को H-1B वीजा शुल्क बढ़ाने संबंधी घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यह घोषणा भारतीय पेशेवरों और उनके परिवारों के दिवाली और साल के अंत में अन्य छुट्टियों के लिए भारत आने से कुछ सप्ताह पहले की गई है। H-1B वीजा धारकों और अमेरिका में इस खबर पर नजर रखने वाले लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर PTI भाषा से बात की और जोर देकर कहा कि H-1B वीजा धारकों व उनके परिवारों को इस समय घबराहट और चिंता हो रही है। H-1B वीजा भारत के विदेश मंत्रालय का रिएक्शन। भारत के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि अमेरिका H-1B वीजा शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि से परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि सरकार इस कदम के असर का आकलन कर रही है और उम्मीद है कि अमेरिकी अधिकारी इस मामले को सुलझाएंगे। जायसवाल ने कहा, सरकार ने अमेरिकी H-1B वीजा कार्यक्रम पर प्रस्तावित प्रतिबंधों से संबंधित रिपोर्ट देखी है। इसका पूरा असर क्या होगा, इसका अध्ययन सभी पक्षों द्वारा
किया जा रहा है। इसमें भारतीय उद्योग भी शामिल हैं, जिन्होंने पहले ही एक प्रारंभिक विश्लेषण पेश कर दिया है। प्रवक्ता ने यह भी जोड़ा कि इस वृद्धि के मानवीय परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि इससे परिवारों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिकी अधिकारी इन समस्याओं का उचित समाधान निकालेंगे। अनिश्चितता के बीच अपनी योजनाएं रद्द कर दी। एक व्यक्ति ने पीटीआई को ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जो अपनी शादी के लिए भारत आने वाला था और जिसने इस घोषणा से उत्पन्न हुई अनिश्चितता के बीच अपनी योजना रद्द कर दी। एक व्यक्ति ने कहा, यह यात्रा प्रतिबंध है और अगर किसी व्यक्ति के पासपोर्ट पर वैध H-1B वीजा लगा हो और वो यात्रा कर रहा है या छुट्टियों पर है, तो आप अमेरिका में तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक उसके पास 1 लाख अमेरिकी डॉलर के भुगतान का प्रमाण न हो। किसी को नहीं पता कि प्रक्रिया क्या है, बारीकियां क्या है। पूरी तरह से अफरा तफरी मची है। बोर्डिंग लाइन में खड़े लोग यात्रा रद्द कर रहे हैं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, जो लोग हवाई अड्डों पर बोर्डिंग लाइन में खड़े हैं, जो लोग कल अपनी शादी के लिए निकल रहे हैं या फिर कुछ जरूरी काम के लिए आने जाने की सोच रहे हैं, वे यात्रा रद्द कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्या करना है। उन्होंने बताया, इस बात को लेकर भी भ्रम है कि अगर किसी के पास H-1B वीजा है और वो वर्तमान में अमेरिका में रह रहा है तो उसके लिए इसका क्या मतलब है। एक व्यक्ति ने प्रमुख टेक कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए आंतरिक ज्ञापनों का हवाला देते हुए कहा, सबसे बड़ा सवाल यह है, आप देश नहीं छोड़ सकते। इन ज्ञापनों में कर्मचारियों से अमेरिका से बाहर न जाने या 21 सितंबर की समय सीमा से ठीक पहले वापस लौटने का आग्रह किया गया है। ज्यादातर लोग अमेरिका लौटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ट्रंप की घोषणा 21 सितंबर से लागू होगी। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, सभी कंपनियां यही कह रही हैं कि अगर आप सभी देश में हैं तो बाहर न जाएं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, जो लोग पहले से अमेरिका से बाहर हैं वे आज ही किसी भी तरह वापस आने का रास्ता तलाश रहे हैं। ज्यादातर लोग अमेरिका लौटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा, फिर भी लोगों को यह नहीं पता कि वे वापस आ पाएंगे या नहीं। किसी कंपनी के लिए 1 लाख अमेरिकी डॉलर पाने की प्रक्रिया क्या होगी, किसी को कुछ भी नहीं पता और इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। जल्दी ही मिलने की संभावना भी नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा, लोगों ने दिवाली पर भारत आने की योजनाएं बनाई थी, वे सभी असमंजस में हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। परिवार दिवाली और दिसंबर की छुट्टियों के लिए काफी पहले से टिकट बुक कर लेते हैं। ये वही समय होता है जब ज्यादातर लोग यात्रा करते हैं। उन्होंने कहा, यही वो समय है जब लोग सचमुच छुट्टियों के समय घर से बाहर निकलकर अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। अब ये हो गया, क्या इसका ये मतलब है कि मैं इस साल यात्रा नहीं कर सकता? भारतीय उद्योग परिसंघ CII की इलेक्ट्रॉनिक्स और IT पर राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने H-1B वीजा शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि को भारतीय तकनीकी पेशेवरों को और IT तकनीकी सेवा कंपनियों के लिए अल्पावधि में विनाशकारी करार दिया है। इससे 5 लाख भारतीय तकनीकी पेशेवर और लगभग 1000 मध्यम आकार की तकनीकी कंपनियां प्रभावित होने की संभावना है। ऋतिक रोशन अपनी पहली फिल्म कहो ना प्यार है से ही सुर्खियों में आ गए थे और रातों रात लोगों के दिलों की धड़कन बन गए थे। लेकिन वो अकेले ऐसे नहीं थे जिन्होंने लोगों का दिल जीता। उनकी को स्टार अमीषा पटेल ने भी इसी फिल्म से डेब्यू किया और खूब पॉपुलैरिटी हासिल की। अब रणवीर इलाहाबादियों से बातचीत में अमीषा ने ऋतिक के साथ अपनी गहरी दोस्ती के बारे में खुलकर बात की और बताया कि कैसे कैमरे के आने से बहुत पहले ही उनकी किस्मत एक हो गई थी। अमीषा ने याद किए पुराने दिन। अमीषा ने कहा, ऋतिक और मैं बचपन के दोस्त थे, लेकिन जब मैं पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई तो हमारा संपर्क टूट गया। हमारे परिवार बहुत करीब थे। राकेश अंकल और मेरे पिताजी एक साथ स्कूल जाते थे। हम फैमिली फंक्शंस में मिलते थे और बचपन में भी लोग हमें देखते थे और हमारे फैंस थे। अमीषा ने TNJ को याद करते हुए कहा, जब मैं 13 साल की थी, हम एक शादी में थे और मैं नाच रही थी, सब देख रहे थे और राकेश अंकल मेरे पिताजी की ओर मुड़े और कहा, अमित, जब भी मैं ऋतिक को लॉन्च करूंगा मैं तुम्हारी बेटी को भी लॉन्च करूंगा। वो बहुत अच्छा डांस करती है और वो बहुत सुंदर है। इतने कैजुअल मोमेंट में किया गया ये वादा लगभग 1 दशक बाद पूरा हुआ। हमने सचमुच साथ में डेब्यू किया। खोले ऋतिक के राज। अमीषा ने कहा, ऋतिक हमेशा सेल्फ डाउट से भरा रहता था। वो सोचता था कि क्या कभी वो स्टार बन पाएगा, लेकिन पहले दिन से ही मैंने उससे कहा, तुम बहुत बड़े स्टार बनोगे, तुम एक स्टार हो। मुझे उस पर कोई शक नहीं था। मैं ही थी जिसने उसे ग्रीक गॉड कहना शुरू किया था। मैं उससे कहती थी, तुम यही रहने वाले हो। कितनी है अमीषा की नेटवर्थ? अमीषा पटेल 50 साल की हो गई हैं और इस उम्र में वो कुंवारी हैं। रिपोर्ट्स के माने तो वो 265 करोड़ की मालकिन है। गदर 2 से एक बार फिर अमीषा पटेल छा गई थी। उन्होंने इतनी नेटवर्थ फिल्मों में काम करके और ब्रांड एडोर्स करके बनाई है।
मशहूर युवा एक्टर विशाल जेठवा बेहद खुश हैं क्योंकि उनकी आगामी फिल्म होम बाउंड को 98वें अकादमी अवार्ड्स ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के तौर पर चुना गया है। दमदार अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाने वाले जेठवा ने इस उपलब्धि को एक सपने जैसा बताया। अपने भाव साझा करते हुए विशाल जेठवा ने कहा, ये पल मेरे लिए बिल्कुल अविश्वसनीय है। ये वही खबर है जिसका हर अभिनेता एक दिन सपना देखता है। ये जानकर कि होम बाउंड दुनिया के सबसे बड़े सिनेमा मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, मेरे लिए मेरी फिल्मी यात्रा की शुरुआत से परे एक अनुभव है। मैं निर्देशक नीरज घेवन का बेहद आभारी हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे ऐसा रोल दिया जिसने मुझे न केवल बतौर कलाकार बल्कि बतौर इंसान भी बदल दिया। ईशान खट्टर और जानवी कपूर के साथ काम करना भी खास रहा। वे सिर्फ सह अभिनेता नहीं बल्कि सहयोगी साथी थे, जिन्होंने हर सीन को अपनी ऊर्जा और उदारता से बेहतर बनाया। विशाल आगे कहते हैं, ये सम्मान सिर्फ मेरे लिए एक उपलब्धि नहीं बल्कि पूरी टीम की मेहनत, जुनून और भारतीय कहानियों की ताकत का प्रमाण है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसी फिल्म का हिस्सा हूं जो हमारी संस्कृति और दिल को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक ले जाती है। इतने शानदार कलाकारों के साथ खड़े होकर और अपने देश का नाम दुनिया के सामने रोशन करना बहुत विनम्र और प्रेरणादायक अनुभव है और मैं आगे के सफर के लिए उत्साह और आभार से भरा हूं। प्रसिद्ध निर्देशक नीरज घेवन के निर्देशन में बनी होम बाउंड को पहले ही अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अपनी संवेदनशील कहानी और शानदार अभिनय के लिए सराहना मिल चुकी है। फिल्म दो बचपन के दोस्तों की कहानी की है जो एक उत्तर भारतीय गांव से पुलिस की नौकरी पाने का सपना देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे अपने लक्ष्य के करीब आते हैं, लालच और निजी टकराव उनकी दोस्ती की परीक्षा लेने लगते हैं। धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित होम बाउंड अब अपने ऑस्कर अभियान की शुरुआत कर रही है, जिसका उद्देश्य भारत को एक और ऐतिहासिक जीत के करीब लाना है। ईशान खट्टर, जानवी कपूर और विशाल जेठवा अभिनीत ये फिल्म 26 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। राजधानी दिल्ली की प्रसिद्ध लव कुश रामलीला में अभिनेत्री पूनम पांडे की मंदोदरी की भूमिका पर विवाद के बीच रामलीला कमेटी ने साफ कर दिया कि पूनम पांडे रामलीला में भूमिका निभाएंगी। लव कुश रामलीला कमेटी के चेयरमैन अर्जुन कुमार ने कहा, पूनम पांडे का अतीत कुछ भी रहा हो, लेकिन रामलीला में किरदार निभाने से हमें उम्मीद है कि उनका मन बदलेगा। कमेटी चेयरमैन ने क्या कहा? रामलीला कमेटी के चेयरमैन अर्जुन कुमार ने कहा कि इस विवाद के बाद मेरी बात पूनम पांडे से हुई है, वो रामलीला में भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि फिल्मों में रीटेक होता है लेकिन रामलीला में एक ही टेक होता है। पूनम पांडे का अतीत कुछ भी हो, लेकिन रामलीला में किरदार निभाने से हमें उम्मीद है उनका मन बदलेगा। हम यही चाहते हैं कि पूनम पांडे रामलीला में भूमिका निभाकर अपने आप को बदले। पूनम पांडे ने जताया आभार। इससे पहले पूनम पांडे ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि रामलीला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा का उत्सव है। इसमें शामिल होकर मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ। उन्होंने लव कुश रामलीला समिति की ओर से रामलीला में भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किए जाने पर धन्यवाद भी दिया। बता दें कि पूनम पांडे मंदोदरी की भूमिका निभाएंगी, वहीं मंदोदरी के पति रावण का रोल एक्टर आर्य बब्बर निभाएंगे। साधु संतों ने जताया विरोध। उधर लव कुश रामलीला में पूनम पांडे की मंदोदरी का किरदार देने के फैसले का विरोध बढ़ता जा रहा है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्र नाथ सरस्वती ने कहा कि रामलीला समितियों से हमारी अपील है कि वे शालीनता बनाए रखें। कलाकारों की पृष्ठभूमि और आचरण का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि रामलीला की प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे। रामलीला का सम्मान जरूरी। पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु बालक देवाचार्य ने कहा कि मंदोदरी पंच कन्याओं में से एक है जो मर्यादा और पवित्रता का प्रतीक है। किसी को भी यह किरदार देना उचित नहीं। कंप्यूटर बाबा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूनम पांडे को मंदोदरी का नहीं बल्कि शूर्पणखा का किरदार निभाना चाहिए। रामलीला सनातन धर्म पर आधारित है और इसका सम्मान रखना जरूरी है। पूनम का जीवन बदल सकता है। वहीं महामंडलेश्वर शैलनशनाथ मंदिर ने कहा कि चित्र और चरित्र में अंतर होता है। पूनम पांडे अगर मंदोदरी का किरदार निभाती हैं और रामायण का अध्ययन करती हैं तो उनके जीवन में आध्यात्मिक बदलाव आ सकता है। अगर कोई कलाकार पौराणिक पात्र निभाता है तो यह स्वागत योग्य है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें देखने के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की हर ताजा खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मिलेनियम न्यूज 24 के नाम से फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल मिलेनियम न्यूज 24 भी जरूर देखें। आप हमें एंड्रॉइड और iOS डिवाइसेस एप्पल टीवी, roku टीवी, Amazon Fire टीवी और सभी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। मनोरंजन और खबरों की दुनिया का आनंद लें मिलेनियम टीवी ऐप्स के साथ। एंड्रॉइड के लिए मिलेनियम टीवी USA और गूगल पर मिलेनियम
मिलेनियम न्यूज डाउनलोड करें। मिलेनियम न्यूज 24 का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।